नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस पर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं, वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है पाकिस्तान टू स्टॉप न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम बिकॉज ऑफ आईएमएफ प्रेशर। तो भाई ऐसी खबरें आ रही हैं कि आईएमएफ ने प्रेशर डालना शुरू किया है कि भाई अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है आप उसको रोकें, स्टॉप करें। और तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, चलिए आइए देखते हैं। क्या करते हैं आप? मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ ठीक है, कॉलेज लेवल पर, ठीक है। तो मैनेजमेंट का काम है। चलिए, मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है कि आईएमएफ की तरफ से दो मज़ीद शराइत जो है वो ऐड की गई हैं बेल आउट पैकेज के अंदर। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज़ कर रही थी, वो आज के बाद से इस्तेमाल नहीं करेगी। और दूसरा, जो डिफेंस बजट है उसके अंदर 15% कमी करनी होगी, तब हम बेल आउट पैकेज जो है वो मंजूर करेंगे। पहले तो मुझे बताएं, कैसा लगता है देख के बहैसियत पाकिस्तानी? पहली बात तो ये है कि आईएमएफ जो है ना, ये वैसे ही एक एजेंडा है जो काफ़ी अरसे से जो है ना हमारे पाकिस्तान को, और ये मतलब जब से ये डिवीज़न कायम की गई है ना अमेरिका की तरफ से कि फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बनाए गए, तो ये आईएमएफ जो है ना ये एक गले का तोक बनाया गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए। आईएमएफ शुरू से लेकर अब तक जो है ना, वो आप पाकिस्तान में हो या किसी अफ्रीका के मुल्क में हो, आप अपनी मर्ज़ी से गंदम बीज नहीं उगा सकते, क्योंकि इसके लिए जो आपको वो बीज जो है वो आपको अमेरिका प्रोवाइड करेगा जहाँ पे भी है, और आप जो भी चीज़ लगाएंगे वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की बनाएंगे और उनके कहने पर लगाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। अरे कुछ तो सही इन्फॉर्मेशन दो। ऐसे बिल्कुल नहीं कि आपको बीज वही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। क्या पाकिस्तान में वो बीज इस्तेमाल हो रहे हैं? पाकिस्तान में चावल के लिए आज भी इंडियन बीज इस्तेमाल हो रहे हैं चावल उगाने के लिए। कैसी बात कर रहे हो आप? ये बेसिर पैर की बात है। आईएमएफ क्यों करेगा? आईएमएफ जस्ट एक बैंक है, आप उससे पैसा ले रहे हो, वो अपनी शर्तें मनवाएगा। जी ये शर्त ये है कि आप इसको पेट्रोल बढ़ा दो, आप इस पे टैक्स लगा दो, अपने टैक्स सिस्टम में बदलाव कर दो, आप ये कर दो। आप ये नहीं कहेगा कि आप ये उगाओ और ये ऐसी ही चीज उगाओ और इसको एक्सपोर्ट करो, इन्हीं को एक्सपोर्ट करो, ये करो वो करो। ऐसा करना होता तो और बेहतर होता यार, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ चुकी होती। तो आईएमएफ जो है ना आपको हमेशा से वही चीज़ देगा जो उनको बेनिफिट करती है, आपको डाउन करने के लिए। तो इसके लिए अगर आप वो 10% गिराएं या 50% गिराएं, आपको नुकसान नहीं होने वाला। वो आप पे कभी हमला नहीं करने वाला अमेरिका, या कोई इंडिया भी आप पे हमला नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि हमारी जो कौम है 70 साल से, तो आप देख ही रहे हैं कि जितनी पस्ती की तरफ जाती जा रही है। इसमें कोई आपने देखा हो 70 साल में कोई हमने कोई एक चीज़ ईजाद की हो, वो एक पेपर तो हमने बनाया नहीं आज तक। हम तो आईफोन लेने के लिए बाहर से मंगवाते हैं कि जो हमारे पास आईफोन आ जाए या BMW आ जाए। आपने क्या बनाया? आप तो वही चीज़ें बाहर से मंगवा के तो असेंबल करते हो। तो आपको आप यहाँ से फल फ्रूट बनाकर लोगों को एक्सपोर्ट करते हो, उनको पालते हो, और वहाँ से आप महंगी महंगी मशीनरी यहाँ मंगवाते हो। तो आप देखें कि हमारे जो भी कोई भी चीज़ आप कोई इन्वेंशन करने की कोशिश करते हैं, तो वो बंदा गायब आपके पाकिस्तान में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, जो भी हो, तो वो आपके जो जहाँ जहाँ पर आपको नुकसान होना ना, आपको वही काम आपसे लेगा, उसके अलावा आपको नुकसान ही होगा हमेशा। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हम हर चीज़ में अपना कंपैरिजन जो है अपनी नेबर कंट्री भारत के साथ करते हैं। 90s में लास्ट टाइम आईएमएफ की टीम भारत गई थी, उसके बाद भारत नहीं गई आईएमएफ की टीम। आपको क्या लगता है कि 2023 आ चुका है लेकिन अभी तक पाकिस्तान आईएमएफ से छुटकारा नहीं हासिल कर सका? उसकी वजह ये है ना कि हमारी जो डिवीज़न है ना, जो हमारी डिवीज़न ऑफ वेल्थ है ना, वो अगर जो मसाइल है ना, हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जितने मसाइल हैं, वो आप एक जनरल के तक तो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपकी गली में एक जमादार है ना, वो सुबह 4 बजे आता है और एक तस्वीर बनवाता है अपने जो उसका सीनियर होता है उससे, और वो दूसरी नौकरी पर चला जाता है। तनख्वाह तो आपसे लेता है, कभी उसने सफाई तो अपनी कभी गली की नहीं की। आप उस जमादार को तो पकड़ नहीं सकते, तो आप किस लेवल तक जाएंगे? तो आपने IMF को, हम आम आवाम को क्या बताया कि हमारा जी बजट कम हो जाए, ये हो जाए, उसको तो रोटी से अपना है, अपनी रोटी नहीं उसकी पूरी हो रही। आज आपको पता चला होगा पंजाब में, लाहौर में आटे के ट्रक लूट लिए गए। अंदाज़ा लगाएं कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है। उन्होंने मुफ्त का कहा, उन्होंने लूट ही लिए। तो आज पता चला जी 3100 का 20 किलो का आटे का थैला हो गया। तो आप गरीब आदमी, आप अगर 1500 से 3100 करना था, जिसकी तनख्वाह 25,000 थी, 50,000 तनख्वाह होती तो फिर तो समझ आती है। या 150 वाला पेट्रोल आपको 300 में मिल रहा हो, आपकी तनख्वाह 30 से 60 होगी, तो फिर तो समझ आती है। जब वो चीज़ें नहीं आप कंट्रोल कर सकते, तो फिर आप बढ़ा किस लिए रहे हैं? आपकी काबीना तो इस टाइम जो चल रही है हुकूमत की, 90 के करीब आपकी काबीना चल रही है। काबीना का मकसद तो ये होता है ना कि आपको कोई मिनिस्ट्रीज़ मिली हैं, आप उनको लेके चलें। आपका आमदन 10 रुपये, आप खर्चा 20 रुपये करना चाहते हैं। आप वो खर्चे 10 वाली में रखें ना, अपने लोगों को कम करें।
जो 10 रुपये में मैनेज करें। भाई आप हुकूमत का मकसद ये नहीं है कि अब वो आपके हुक्मरान का मकसद ये होता है कि आपने ही पैसा देना है उनको कि आपको मैनेज करें। वो ये नहीं है कि वो ऐशी करते रहे और आवाम जो है पैसा देती रहे बस। मुझे ये बताएं मौजूदा करंट टाइम में कितना आगे निकल गया भारत हमसे? आप वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान का, तो उससे मुकाबला क्या वो आप पे हमला कर सकता है कभी? आप बताएं कभी वो आपको लगता है कि भारत हम पे हमला कर देगा? कैसे कर देगा? ये पंजाब का खिता, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का ये खिता वो है जिस पे 70 साल सिख हुकूमत कर गया। ये जो गुरुद्वारे वगैरह बनाए ना, 70 साल सिख हुकूमत कर गया और ये ग़ुलाम के ग़ुलाम ही रहे। इसके बाद अंग्रेज़ों ने हुकूमतें की, महमूद गज़नवी आया, फिर सारा कुछ करते रहे, मुग़लों ने किया, लेकिन ये नहीं उठ सकते कभी भी। ये मैं आप कहते हैं अभी लिख के दे देता हूँ, ये आगे भी इसी तरह रहेंगे, क्योंकि जब तक इनका मसला ये है कि हमारे घर में कुछ हो रहा है ना, दूसरा कहता है उसके घर में हो रहा है ना, हमें क्या है। अभी हमारा मसला पहले जो है मतलब बहुत ज़्यादा खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और उस पर ज़्यादा कोई नहीं, आम शहरी नहीं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हम बुक्स के अंदर जो है वो कर चुके हैं, बस अनाउंस नहीं कर रहे। एक मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट का आना कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, कितना पाकिस्तान की साख्त को जो है वो इससे मतलब डैमेज हुई होगी? आप अंदाज़ा लगाएं कि वो मिनिस्टर्स की क्रेडिबिलिटी क्या है जो किसी दूसरे को कहते हैं कि आप घड़ी चोर हैं और ख़ुद उनके वो पता चला कि बेडशीटें वगैरह उन्होंने मुफ्त में ली हुई हैं, वहाँ पर घड़ियाँ ली हैं। तो मतलब वही चीज़ जो जिसने एक इमरान खान की बात करें ना कि जिसने घड़ी ली है, वही बंदा कहता है कि घड़ी चोर है, और वो आके टेलीविज़न पर आकर गला फाड़ते हैं कि जी हमने इमरान खान ने घड़ी ले ली। उसने एक घड़ी ली और 2 करोड़ उसने शो किया कि मैंने ये ली है। इन्होंने वो 10-10 हज़ार रुपये में ले लिया। जब BMW 6 लाख में ले ली, जब कैरी डब्बा जो है आम आदमी के लिए 8 लाख रुपए का था 2008 में, नवाज शरीफ ने ले ली। और जो तोशा खाना का कानून जिसमें वो उसकी कीमत मतलब आम आदमी को तो नहीं पता तोशा खाना क्या है कि किस तरह से लूटते हैं, अब उसने अया कर दिया सारा कुछ। अब तो नहीं उसकी बात कर, तो इंडियन आर्मी के मेजर है, तो रिटायर वो तजिया देता होता, तो वो कहता है, क्या नाम है? गौरव आर्या शायद उसका नाम। तो वो कहता है कि मैं इंडियन आर्मी से ये कहूँगा कि पाकिस्तान पर कभी हमला ना करे, क्योंकि हमला किया और पंजाब और ये जो इलाके हैं ना इतने ग़ुलाम ज़हनियत के हैं कि हमारे इंडियंस को भी ख़राब कर देंगे। हमारी तो तरक्की हो रही है, वो तो हमसे तो कितना आगे, बांग्लादेश आगे निकल गया। हम 2 टके के नहीं है भाई, वो 4 पे चला गया, हमारे 4 पे उनके 1 टके के बराबर है, तो हम तो 2 टके के नहीं, तो वो क्यों हमला कर देगा हम पे? हमें किस चीज़ कर रहा है हमारा? तो भाई आप यहाँ पाकिस्तान में आप मुझे बता दें कि कौन सी चीज़ है जो 100% ठीक चल रही है। सर सिर्फ 2 मिनट के लिए आप आइएगा, सर 2 मिनट के लिए आइएगा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक आम पब्लिक और आम आवाम जो है वो कितनी मुतासिर होगी इन तमाम चीज़ों से? आपको क्या लगता है कि कितनी मुतासिर होगी? ये डिफेंस के तरीक़ों से? जी जी। अब देखें, अब कोई बंदा आके पाकिस्तान पे हमला करे, ठीक है, हमला उन पे की रहता है जो एक गैरतमंद कौम हो, ठीक है। अब मैं हूँ ना यहाँ पे, मुझे आके कोई गन पॉइंट पे दिखाएगा ना, गन दिखाएगा, मैं उसको सारी चीज़ें निकाल के उसके हैंड ओवर दे दूँगा, भाई ये आपकी है, आप ले जाएं उसे, ठीक है। क्यों? हम लोग डरपोक हैं, हमें ये चीज़ें हमारे अंदर खून में शामिल की गई हैं कि हम डरपोक कौम हैं और हम डर के ही रहेंगे। अभी भी ऐसा ही है। आप देख लें, आपको नहीं लगता कोई भी ज़रा सी बात हो, आप रात को टॉक शोज़ वगैरह देखते हैं, मतलब हम हर बात में कोड करते हैं कि हम जो है हमारे पास एटमी ताकत है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये वो, लेकिन जब IMF की शराइत में हम कुछ ऐसा मुआहदा कर लेंगे कि हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसको आपको नहीं लगता कि जो हमारे आसपास के पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उन तक ये खबर नहीं जाएगी? सर देखिए, ये चीज़ देखें ना, हमें ये चीज़ इम्पोज की कि हम इसको नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। हम वैसे भी डिफेंसिव यूज़ किसी नहीं कर सकते। हमारी जो शिकस्त है ना वो सिर्फ इसी में कि हमें एक चीज़ पे लगा दिया जाए, ठीक है, कि आपकी ये बाउंड्री है, आपने इसी बाउंड्री पे चलना है। जैसे वो कोलू का बैल होता है ना, सुबह से शाम तक बेचारा भागता रहे, लेकिन जहाँ से उसने स्टार्ट किया वो वहीं पे आके एंड हो जाएगा। हमारा आज का सिनेरियो भी यही चीज़ है कि हम सुबह उठ के रिस्क के लिए भागते हैं, हमें बस ये है कि हमारा आज का दिन पूरा हो जाए, ठीक है, यानी आज के लिए मुझे जो है ना वो दिहाड़ी मिल जाए, मैं अपने बच्चों को खाना खिला दूं और हम सो जाएं सुकून से, एक छत मिल जाए, हम इसके लिए बस हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड पे मुझे ये बताएं कि क्या इस टाइम पे कोई कंपैरिजन बनता है हमारी नेबर कंट्रीज़ या स्पेशली भारत के साथ? नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि आप देखें इंडिया ने चाइना का बाइकआउट किया और अपनी प्रोडक्ट्स बनाई, मेड इन इंडिया, ठीक है, और वो फख्र से बोलते हैं, ठीक है। टाटा नैनो उन्होंने बनाई थी, 1 लाख की गाड़ी, यानी हर बंदे को वो गाड़ी जो है वो अब मिल सके, और उसमें सारी चीज़ें थी, यानी एक सेफ्टी वाइज हो ना। हमारे यहाँ मेहरान को आप 120 से ऊपर ले जाओ, उसका बोनट टेढ़ा हो जाता है। सही बात है। और ये जो आल्टो हमें दे रहे हैं, ये हल्का से जाके दीवार में लगेगी ना, आल्टो के 2 हिस्से होकर आपके सामने नजर आ जाएंगे, और वो आल्टो वो कितने की है? वो 22, 23, 24 की इतने की आपको पड़ती है। तो सर जो कायद का पाकिस्तान था, जिस नज़रिए पे पाकिस्तान बनाया गया था, वो नज़रिया आज कहाँ स्टैंड करता है? वो नज़रिया इन्होंने इनके खूनों से, हमारे खूनों से निकाल दिया हुआ है।
यानी वो नज़रिया जो कायद का था ना, कोई भी सिंसियर बंदा होता है ना जो एक बंदे को कौम को बनाने की कोशिश करता है, उनको तो ये पहले लेट डाउन कर देते हैं। कायद आज़म को लेट डाउन किया, लियाकत अली खान को लेट डाउन किया, फातिमा जिन्ना को लेट डाउन किया। यानी जो बंदा इस मुल्क के लिए बेचारा भागदौड़ करता है ना, उसको वो जलील करके उसको बिल्कुल ही हिस्ट्री से निकाल देते हैं वो चीज़। आज कौन बंदा बात करता है फातिमा जिन्ना के बारे में? आज बात करते हैं ज़िया उल हक के बारे में, अयूब खान के बारे में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में, ठीक है। कोई बात नहीं करता लियाकत अली खान कौन थे, किस तरह से उन्होंने उसकी पिछली हिस्ट्री में चले जाएं। हमें पढ़ाया जाता है पाक स्टडीज़ में कि सरदार अब्दुल रब निश्तर ने ये किया, ये उन्हें मुस्लिम लीग बनाई, ये बनाया, वो बनाया, ठीक है। उनके कारनामे कोई नहीं बताता हमें, लेकिन हमारी पाक स्टडीज़ की 10th की बुक में ये ज़रूर है कि नवाज शरीफ ने क्या काम किए, उसने जो आपकी थी बेनज़ीर भुट्टो ने क्या काम किए, अयूब खान ने क्या काम किए, ये पढ़ाया जाता है। जो उनकी नॉलेज थी वो हमें नहीं प्रोवाइड की जा रही, और जो बेसिक इस्लाम की जो चीज़ें हैं वो भी हमें नहीं पढ़ाई जा रही। हमें इस्लामियत की बुक में 9th-10th में सिर्फ 2 सूरतें हैं, सूरह अनफाल, सूरह अहज़ाब और सूरह मुमतहिना, ठीक है, यही पढ़ाई जा रही हैं। बाकी तो हमें चीज़ें कुछ पता ही नहीं है। कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे मेरे बिहाफ? मैं बस यह सबको पैगाम देना चाहूँगा, आप भी हैं, सब बाकी लोग हैं, कि यार अपने आप को पढ़ना शुरू करो। सही, खुद ही को बुलंद करना है आपने। इकबाल का जो शेर था ना, वो हमें बिल्कुल ही, हमें गालिब की पोइट्री पढ़ाई जाती है आशिकी मशूकी, उसमें हमें वो खुद ही को बुलंद करना पड़ेगा। बस हम खुद ही बुलंद कर लेंगे, हम अपने आप को ठीक करेंगे, पूरा पाकिस्तान ठीक इस तरह से हो जाएगा। आपका नाम? अली शेर। क्या करते हैं सर आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर। मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, आईएमएफ की तरफ से 2 सख्त पाकिस्तान के ऊपर शराइत लगाई गई हैं। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो एक उन्होंने कहा है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज़ किए जा रहे थे वो अब नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे, और दूसरा डिफेंस बजट में कमी करनी पड़ेगी। पहले मुझे ये बताएं, डे बाय डे प्रेशर बढ़ता जा रहा है आईएमएफ का, बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से आप देखते हैं? इसकी वजह ये है कि ये जो करंट जो गवर्नमेंट है, सेटअप है, ये बिल्कुल नामंजूर है। पब्लिक को भी, बाहर भी, आउटसाइड वर्ल्ड को भी नामंजूर है, क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि इलेक्शन करवाएं और एक इलेक्टेड पार्टी लेके आएँ, फिर उसके बाद वो जो फैसले करेगी वो सारे एक्सेप्ट करेंगे। असल में अभी जो फैसले हैं आपके फ्रेंड्स भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे। मसलन आपके जो यूएई वाले जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी नहीं आपको एक्सेप्ट करते, कहते हैं जाके पहले अपने हालात ठीक करो, अपनी करप्शन कंट्रोल करो, ठीक है। तो अभी जो सारा सेटअप है ये तो करप्शन पे मबनी है, तो इलेक्शन करवाएं और चांस दें विनिंग पार्टी को। सर हम अक्सर जब भी डिफेंस की कोई बात हो या इस तरह की कोई बात हो तो हम अच्छा, वैसे इलेक्शन कराने की बात तो आपने की है, इलेक्शन कराने लायक पैसे हैं आपके पास? खाने के पैसे नहीं आपके पास, इलेक्शन कहाँ से कराएंगे? इलेक्शन का खर्चा कौन देगा? उस खर्चे के लिए तो बेचारे आईएमएफ के सामने लेट रहे हैं कि भैया दे दो, कुछ दे दो, दे दो, दे दो। अब पता नहीं वो इलेक्शन के लिए कर रहे हैं या अपने खर्चे पूरे करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन का खर्चा कहाँ से आएगा बॉस? आपका फॉरेक्स रिजर्व $4 बिलियन पे है, वो भी चाइना से कुछ पैसे मिले हैं, कुछ मिलियन ऑफ डॉलर्स मिले हैं, उसके बाद वो आपका $4 बिलियन पे गया फॉरेक्स रिजर्व। तो आपके पास अपने तेल मंगाने के, अपनी जरूरतें पूरी करने के पैसे नहीं है, और आप कह रहे हो इलेक्शन करा लो। इलेक्शन कराने में हजारों करोड़ रुपए लगेंगे, कहां से आएंगे एक भिखमंगी कंट्री के पास? इंडिया को ज़रूर कोट करते हैं। इंडिया में 90s में लास्ट टाइम आईएमएफ की टीम गई थी, उसके बाद कभी आईएमएफ की टीम इंडिया नहीं गई। आपको क्या लगता है कि 75 साल में हम आज तक आईएमएफ से नहीं निकल पाए, और उन्होंने इतने साल पहले आईएमएफ को गुड बाय कह दिया? उसकी जो मुझे वजह समझ आती है कि वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो अपने आप को कंट्रोल करे और पॉलिटिशियंस को पॉलिटिशियंस के फैसले करने दे, ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी, लोग बाहर से आपको रेमिटेंसेस भी भेजना शुरू कर देंगे, आप पे ट्रस्ट भी करना शुरू कर देंगे। इधर आपको एक चीज़ एक छोटी सी चीज़ भी गुम हो जाए ना, उसका इंसाफ लेने के लिए आप कहीं चले जाएँ ना, आपको मुसीबत पड़ जाती है। बिल्कुल ठीक है, हर जगह पे करप्शन है। लोग, दूसरा ये है कि हमारे जो पेरेंट्स या सोसाइटी है जो है ना, वो सही लोगों को एजुकेट भी नहीं कर रही। मसलन झूठ जो है ना वो गुनाह कबीरा है। हमारी सोसाइटी इस चीज़ का हमें सबक दे रही है, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे बड़े हमें इस चीज़ का सबक दे रहे हैं, हमारे उलमा वो भी सरसरी सा इस टॉपिक को टच करते हैं। यार यही कौम को समझा दे कि झूठ गुनाह कबीरा है, ठीक है, कौम को सीधा कर दें बस, तो ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सर मुझे ये बताएं, भारत कितना आगे निकल गया है इन चीज़ों में? बहुत ज़्यादा निकल गया, पर्टिकुलरली आईटी में निकल गया है। और क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा ये फील्ड है, आई नो कि वो हमसे बहुत आगे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वर्क एज वेल, और नंबर ऑफ जो उनके सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, प्लस उनके पास जो यूथ है वो हमसे बहुत ज़्यादा है।
तो हमें उस साइड पे करना चाहिए, वर्चुअलाइजेशन की तरफ आना चाहिए, एजुकेशन प्रमोट करनी चाहिए, ये चीज़ें करनी सर, एक चाहिए। टाइम था हमारे यहाँ यूरोप का जिक्र किया जाता था, हम बाहर की कंट्रीज़ की बात करते थे, लेकिन अब भारत हमारे लिए मिसाल बन गया है। हम इंडिया को देखते हैं तो उससे हमें सबक सीखने को मिलता है। सर अब इंडिया तो मिसाल बन गया हमारे लिए, जो हमसे जो लैदा मुल्क हुआ था बांग्लादेश, हमारे लिए वो भी एग्जाम्पल बन गया। हम इंडिया की क्या बात करते हैं, वो जो हमसे सेपरेट हुआ था 70s में, ठीक है, अब उसकी इकॉनमी उससे कंपेयर कर लें तो अब आपको फ़र्क पता चल जाएगा। तो हम इंडिया से क्यों कंपेयर करते हैं, हम तो उनसे कंपेयर करें ना। मैं हम लेट्स से हम दोनों भाई हैं, ठीक है, तो हम अलग-अलग हो जाते हैं, उसके बाद कंपैरिजन बनता है कि अलग-अलग होने के बाद आप कहाँ खड़े हैं, मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो वो तो हमारे भाई थे, ठीक है। तो हमें इंडिया से बजाय पहले उनसे कंपेयर करना चाहिए और उनसे ही सीख लेना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। 75 साल में नहीं सीखा आज तक, आगे आपको लगता है सीखेंगे? एजुकेट करें। अब मैंने जो पहले एक छोटी सी एग्जांपल दी है ना कि आप अपनी नस्ल को सिर्फ यही बता देंगे झूठ ही गुनाह कबीरा है, ठीक है, इतना उनको एजुकेट कर देंगे, यार सच बोलें, सच बोलें, सच बोलें। हमारे इधर झूठ समझा ही नहीं जाता। फ़ोन उठाते हैं, कहाँ पे हो, मैं बस आपके गेट पे, चलो अपने गेट पे से होते हैं लोग, सही बात, ठीक है, तो ये भी झूठ है। सही बात। एजुकेट करने की बात है। थैंक यू सो मच सर। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और आपने देखा कि जो दाढ़ी वाले भाई साहब थे उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कहीं, ये जो भाई साहब थे इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कहीं। देखिए, कुल जमा बात ये है कि पाकिस्तान में झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, बेईमानी ये बहुत आम है और इन्हीं को सच माना जाता है। जब पाकिस्तान की किताबों में ही झूठ पढ़ाया जाएगा, जब झूठ की बुनियाद पर पूरा देश बनाया जाएगा, झूठ की बुनियाद पर पूरी आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ा किया जाएगा, तो उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि उस देश का हश्र क्या होगा? पाकिस्तान होगा। आज पाकिस्तान जिस कगार पर पहुंचा है उसका जिम्मेदार कोई बाहरी ताकत, कोई विदेशी ताकत नहीं है। उसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के नेता हैं। आपने कहा कि IMF के पास इंडिया गया था 90s के दौर में, जी गया था, और हमने उनके पैसे वापस किया और उसके बाद हमने आज तक IMF से पैसे नहीं दिए। पता है क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि साहूकार तो साहूकार ही होता है, वो कर्ज देगा तो वो अपनी शर्तें रखेगा, और आप उसके चंगुल में फंस चुके हो। पता नहीं कितने पाकिस्तानियों को ये बात पता है कि दुनिया में अगर IMF से सबसे ज्यादा कर्ज किसी ने लिया है तो वो पाकिस्तान ने लिया है। 5000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है IMF का आपके ऊपर, और IMF के आगे वो होता है ना सपेरा, जो बीन बजाता है और सांप उसके बीन के इशारे पर नाचता है। आज पाकिस्तान की यही हालत है। ये मैंने नहीं कहा है, ये आप ही के यहाँ के कोई मंत्री भी आपके फिनेंस मिनिस्टर शायद कह चुके हैं ये बात कि IMF के आगे पाकिस्तान डांस कर रहा है, नाच रहा है। और आज आप देखिए, आपकी हालत यह है कि आपकी सॉवरेनिटी पर खतरा है, आपके मिसाइल प्रोग्राम पर खतरा है, आपको हर तरह से आपको शिकंजे में कसा जा रहा है, और आप एक कठपुतली देश बनकर रह जाएंगे, यकीन मानिए। और इसमें आपके यहां के लालची लोगों का काम है, वो चाहे नेता हो चाहे आपकी सेना हो। आपकी फौज सबसे ज्यादा लालची है, सारा पीछे से खेल वही कर रही है। लेकिन अभी भी आपको यह बात समझ में नहीं आई कि आपको झूठ का बाजार बसाया गया फौज के द्वारा, उसके अंदर आपको सिखाया गया कि जी हमने तीनों लड़ाइयां जीती और हमने ये किया और हमने वो किया, चारों लड़ाइयां हम जीते, सब कुछ हमने किया। नतीजा क्या निकला? क्या आपकी इकॉनमी सही हो गई है? क्या आपने कश्मीर ले लिया है? क्या आपके बॉर्डर्स बिल्कुल सेफ हैं? क्या आपके संबंध दूसरे देशों से अच्छे हैं? किया क्या आपने? क्या आपके यहां रोजगार की कमी नहीं है? क्या आपके यहां इंडस्ट्रीज बड़ी शानदार ग्रो कर रही हैं? क्या आपके यहां कुछ सेक्टर्स में आपने कमाल कर दिया है? क्या किया आपने? बड़े लोग गर्व से कहते हैं पाकिस्तान के लोग, जी देखो सियालकोट में बना हमारा फुटबॉल जो है वो वर्ल्ड कप में यूज हो रहा है। अरे भैया, उसने उस बिजनेस ने उस पर एडिडास का नाम लिखा हुआ था, आपका कहीं नाम नहीं था, पाकिस्तान की किसी कंपनी का नाम नहीं था। वो आपको ठेका मिला था क्योंकि कम मजदूरी में आप लोग सिल के देते हो उसे, और उससे आपकी इकॉनमी कितनी सुधरी, कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स आपने कमाए। या आपका जो IT सेक्टर है उससे आप कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हो? घंटा कमा रहे हैं आप। चूरन खाए जा रहे हैं, आपको चूरन खिलाया जा रहा है, आप चूरन खाए जा रहे हैं। तो जब तक इस झूठ से, फरेब से, बेईमानी से बाहर नहीं निकलेंगे, उस चूरन को खाना बंद नहीं करेंगे, सच्चाई तलाश करके और जवाब सवाल नहीं करेंगे, आप सवाल नहीं करेंगे, उसके जवाब अपने नेताओं से नहीं मांगेंगे, अपने MNA से नहीं मांगेंगे, अपने MP से नहीं मांगेंगे, तब तक आपकी हालत ये भिखारियों वाली रहेगी। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।